प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर एन के शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर इन मैथ्स, आज बीएससी पार्ट प्रथम गणित के विद्यार्थियों के लिए चैप्टर वृक्ष के कुछ कॉन्सेप्ट्स आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसमें सर्वप्रथम मैं आपसे एम चर वृक्ष के बारे में डिस्कस करूँगा। सर्वप्रथम मैं आपको ये बतलाता हूँ कि एम चर वृक्ष क्या होता है। एम एरी ट्री, यदि किसी समूल वृक्ष में प्रत्येक आंतरिक शीर्ष के अधिक से अधिक एम शिशु है तो यह एक एम चर वृक्ष कहलाता है। पूर्ण एम चर वृक्ष में प्रत्येक आंतरिक शीर्ष के यथार्थतः एम शिशु है या कोई शिशु नहीं होता है। तो ये परिभाषा आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, जिसमें एम चर वृक्ष के बारे में आपको बतलाया। इससे अगली जो परिभाषा है वो है क्रमित समूल वृक्ष। समूल वृक्ष जिसमें प्रत्येक आंतरिक शीर्ष के शीर्ष एक क्रम में है। आंतरिक शीर्ष के शिशुओं को बाएं से दाएं क्रम में प्रदर्शित किया जाता है। तो ये है क्रमित समूल वृक्ष। तो क्रमित समूल वृक्ष जो होता है उसमें जो आंतरिक शीर्ष होते हैं वो एक ही क्रम में होते हैं और इन्हें हम बाएं से दाएं ओर प्रदर्शित करते हैं। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो आ रहा है विद्यार्थियों, द्विचर वृक्ष। एक वृक्ष जिसमें केवल एक शीर्ष की कोटि 2 तथा शेष प्रत्येक शीर्ष की कोटि 1 या 3 होती है, उसको हम द्विचर वृक्ष के नाम से जानते हैं। 2 कोटि के शीर्ष को द्विचर वृक्ष का मूल कहते हैं। यह चर यह 4 स्तरीय द्विचर वृक्ष आपके सामने स्लाइड पर आपको नजर आ रहा है। ये 4 स्तरीय वृक्ष है, जिसमें जो 0 स्तर वाला है उसको हम मूल कहते हैं। यदि द्विचर वृक्ष में निलंबी शीर्षों की संख्या p है, 3 कोटि के शीर्षों की संख्या n माइनस p माइनस 1 होती है। क्यों कि उस द्विचर वृक्ष में कुल शीर्ष हमने n माने हैं और 3 कोटि के अगर हम p मानते हैं, निलंबी शीर्ष p मानते हैं, तो 3 कोटि के शीर्षों की संख्या n माइनस p माइनस 1 होगी। n द्विचर वृक्ष में शीर्षों की कुल संख्या 1/2 बिन ब्रैकेट p प्लस 3 टाइम्स n माइनस p माइनस 1 प्लस 2 बराबर n माइनस 1 होती है। यहाँ से अपने पास में p का मान निकल के आता है n प्लस 1/2। द्विचर वृक्ष में अधिकतम स्तर को द्विचर वृक्ष की ऊंचाई कहते हैं। जैसे ये स्लाइड में जो आपको द्विचर वृक्ष नज़र आ रहा है, ये 4 स्तरीय द्विचर वृक्ष है। तो इस द्विचर वृक्ष की जो ऊंचाई है वो 4 होगी। इसे हम L मैक्सिमम के द्वारा व्यक्त करते हैं। अगर किसी द्विचर वृक्ष में p स्तर मौजूद है
तो उसमें अधिकतम शीर्षों की संख्या जैसा सूत्र में बतला रखा है 2 की घात 0 प्लस 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2 प्लस डॉट 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 प्लस 2 की घात p जो होती है, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू n होती है। द्विचर वृक्ष में मूल में सभी निलंबी शीर्षों के मध्य पथों की लंबाइयों का योगफल द्विचर वृक्ष के पथ की लंबाई कहलाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। द्विचर जो वृक्ष होता है उसमें मूल जो होता है वो 0 स्तर पर होता है। इससे सभी निलंबी शीर्ष, तो निलंबी शीर्ष वो होते हैं जिनकी कोटि एक होती है। तो द्विचर वृक्ष में इनको हम पत्तियों से जानते हैं, वृक्ष में इन सभी को हम पत्तियों से जानते हैं। तो इन शीर्षों के मध्य पथों की जो लंबाइयाँ को योगफल होता है उसको हम द्विचर वृक्ष के पथ की लंबाई कहते हैं। जैसे एक द्विचर वृक्ष जो आपको स्लाइड में नज़र आ रहा है उसकी यहाँ पर लंबाई निकाली है। आप देख सकते हो विद्यार्थियों, यहाँ पर जो द्विचर वृक्ष आपको स्लाइड में दिखाया हुआ है उसमें पहला जो शीर्ष है, निलंबी शीर्ष है, वो और मूल के बीच में 1 को है, तो इसकी लंबाई हमने 1 लिखी है। अगला जो निलंबी शीर्ष है उसके बीच में 3 कोरे हैं तो हमने 3 लिखी है। ऐसे ही आप देखें कि यहाँ पर निलंबी शीर्षों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 है। तो ये जो 1 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 ऐसे जो जोड़े हुए हैं ये सब निलंबी शीर्षों की लंबाइयाँ हैं और ये द्विचर वृक्ष की पथ की लंबाई कहलाती है। एक प्रमेय विद्यार्थियों मैं आपके सामने द्विचर वृक्ष से संबंधित ले रहा हूँ, इसको आप देखें। यदि द्विचर वृक्ष में n शीर्ष तथा वृक्ष की ऊंचाई h है तब h + 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन 2 की घात h + 1 माइनस 1 होता है। बड़ी अच्छी प्रमेय है, विश्वविद्यालय परीक्षाओं में ये 2-3 बार पूछी गई भी है। माना कोई द्विचर वृक्ष T के केवें स्तर पर n के शीर्ष हैं, तब इन शीर्षों का जो योगफल होगा अर्थात कुल शीर्षों की संख्या आपके पास में n होगी। प्रत्येक के लिए n के जो है वो या तो 1 होगा या 1 से बड़ा होगा तथा n के लेस देन इक्वल टू 2 टाइम्स n के -1 होगा और ये जो k है ये 1 से अधिक तथा h से छोटा होता है। इसलिए n की लेस देन इक्वल टू 2k होगा। पुनः जब हम समेशन लेते हैं, समेशन 0 से h 2k का मान निकालते हैं तो ये आपके पास में 2 की घात h + 1 - 1 आता है। चूँकि h + 1 बराबर समेशन 0 से h 1 होता है और ये जो है ये लेस देन इक्वल टू n होता है और इसका मान जो समेशन 0 से h n के बराबर होता है। जैसा आप स्लाइड में देख रहे हो ये सामान्य से प्रमाण है, सामान्य से स्टेप है जो हमने लिखे हैं और इससे आपके पास में ये जो प्रमेय प्रमाणित करवाना चाहती है वो आपको बड़ी सरलता से यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और सरलता से प्रमाणित होते नज़र आ रहे हैं। आगे हम आपको संतुलित समूल वृक्ष के बारे में बतलाएंगे। h ऊंचाई का
समूल वृक्ष टी संतुलित समूल वृक्ष कहलाता है यदि इसका प्रत्येक पर्ण में H अथवा H-1 स्तर होता है। यह है संतुलित समूल वृक्ष की परिभाषा। तो आप देखिए, समूल वृक्ष H और उसकी ऊंचाई H है। इसको हम संतुलित समूल वृक्ष कब कहेंगे? जबकि इसका प्रत्येक पर्ण से तात्पर्य है निलंबी शीर्ष से। तो जो इसका निलंबी शीर्ष होता है वो या तो H या H-1 स्तर पर होना चाहिए। एक इससे संबंधित प्रमेय आपके लिए हम बतला रहे हैं। देखिए विद्यार्थियों, संतुलित समूल वृक्ष और असंतुलित समूल वृक्ष के डायग्राम स्लाइड में हमने आपको दर्शाए हैं। आप इनसे अंतर आसानी से कर सकते हैं। प्रमेय कुछ इस तरीके से है, यदि किसी संतुलित पूर्ण द्विचर वृक्ष में n शीर्ष हैं तथा ऊंचाई h है, तब आपको सिद्ध करना है h बराबर log ऑफ n+1/2 आधार 2 पर। चूंकि हम जानते हैं n शीर्षों वाले द्विचर वृक्ष की ऊंचाई h है, तो n जो है वो लेस देन इक्वल टू 2 की घात h+1 - 1 होता है। और यहाँ से आप बड़ी सरलता से समीकरण नंबर 1 अर्थात h ग्रेटर देन इक्वल टू log ऑफ n+1/2 आधार 2 प्राप्त करते हैं। यदि T एक संतुलित पूर्ण द्विचर वृक्ष है, तब n ग्रेटर देन 1 + 2 की घात 1 + 2 की घात 2 + ... 2 की घात h-1 बराबर 2 की घात h-1 होता है। और ये इम्प्लाइज करके देगा कि 2 की घात h-1 लेस देन n+1/2 होता है। अतः h-1 जो होता है वो लेस देन log ऑफ n+1/2 आधार 2 और ये लेस देन h है। अतः h का मान आपके पास में जो प्रमेय की आवश्यकता है उसके अनुरूप h बराबर log ऑफ n+1/2 आधार 2 सरलता से प्राप्त हो जाता है। ये विद्यार्थियों दो बड़ी सामान्य सी प्रमेय हैं जो मैंने आपके सामने प्रमाणित की है। अब हम आपको नया कॉन्सेप्ट जिसको हम जनक वृक्ष के नाम से जानते हैं उसके बारे में आपको बतलाते हैं। माना G एक ग्राफ है, G का कोई उपग्राफ कैपिटल H G का जनक उपग्राफ कहलाता है यदि H तथा G में शीर्षों की संख्या समान होती है। तो ये जनक वृक्ष की परिभाषा है। जैसे विद्यार्थियों हम आपके लिए बतलाएं कि ये कोई ग्राफ है आपके पास में जी। अगर इसका हमको जनक वृक्ष बनाना है तो उसमें भी हमको 4 शीर्ष रखने पड़ेंगे, लेकिन कोरें बदल जाएंगी। तो आप देखते हो इसका जनक वृक्ष इस तरीके से आपको प्राप्त हो जाता है। तो ये ग्राफ दिए हुए ग्राफ G बराबर 4 4 का जो जनक ग्राफ आता है वो 4 2 के रूप में आपको प्राप्त हो जाता है। तो ये आप ध्यान रखें। यदि एक वृक्ष किसी दिए हुए संबद्ध ग्राफ G का एक जनक उपग्राफ है, तब यह G का जनक वृक्ष
कहलाता है। चूँकि जनक वृक्ष ग्राफ जी में सभी वृक्षों में महत्तम होता है, इसलिए इसे उच्चिष्ट वृक्ष के नाम से भी हम जानते हैं। एक प्रमेय इस जनक वृक्ष से संबंधित है, इसको मैं आपके सामने ले रहा हूँ। यदि ग्राफ जी एक संबद्ध ग्राफ होता है, यदि और केवल यदि जी का एक जनक वृक्ष है। ग्राफ जी जो है वो एक संबद्ध ग्राफ होता है। कब होता है? यदि और केवल यदि जी का एक जनक वृक्ष होता है। माना जी एक संबद्ध ग्राफ है जिसमें n शीर्ष तथा e कोरें हैं, तब e ग्रेटर देन इक्वल टू n-1। यदि e बराबर n-1 तब g एक वृक्ष है। अतः t बराबर g को जनक वृक्ष लिया जा सकता है। परंतु यदि e ग्रेटर देन n-1 तब g एक वृक्ष नहीं है, क्योंकि जो जनक वृक्ष है उसकी परिभाषा यहाँ पर विरोधाभास में होती है। अतः जी में एक परिपथ अवश्य होना चाहिए। अतः E1 माना E1 परिपथ की कोई कोर है, तब जी में से हम E1 को निकाल देते हैं। जी का एक उप ग्राफ संबद्ध है जिसमें n शीर्ष तथा e-1 कोर है। अब यदि e-1 बराबर n-1 है तब t बराबर g-e1 जी का एक जनक वृक्ष है। परंतु यदि e-1 ग्रेटर देन n-1 होने पर g-e1 एक वृक्ष नहीं है। पुनरावृत्ति करने पर परपथ की कोर E2 माना निकालने पर g-e1 E2 जी का संबद्ध उपग्राफ प्राप्त होता है जिसमें n शीर्ष तथा e-2 कोर है। उपरोक्त प्रक्रिया को दोहराते हुए e-n+1 कोरों के निष्कासन होने तक जारी रखने पर हमें जी का उपग्राफ T प्राप्त होता है जिसमें n शीर्ष होते हैं, क्योंकि जनक वृक्ष की परिभाषा यही कहती है कोरों की संख्या बदल जाती है लेकिन शीर्ष सदैव प्रारंभ के ही रहते हैं तथा e-n+1 अर्थात n-1 कोरें हैं। अतः T एक वृक्ष है। तो ये प्रमेय का आवश्यक भाग प्रमाणित हुआ। अब हम प्रमेय के विलोम भाग पर्याप्त भाग को लेते हैं। माना T जी का एक जनक वृक्ष है। ये जनक वृक्ष है यदि UV जी में कोई दो शीर्ष हैं तो UV T में उपस्थित होंगे। UV T में एक पथ द्वारा संबद्ध है, अर्थात UV जी में एक पथ द्वारा संबंध है। अतः जी एक संबद्ध ग्राफ है। कितना आसान सा प्रमाण है। अब विद्यार्थियों, हम आपको निम्नलिखित जनक वृक्ष की परिभाषा से परिचित करवाते हैं। देखिए विद्यार्थियों, वृक्ष की जब हम जनक वृक्ष लेते हैं तो प्रत्येक जनक वृक्ष का जो भार है वो अलग अलग आता है। भारित ग्राफ जी के सभी जनक वृक्षों में वह जनक वृक्ष जिसका भार न्यूनतम होता है जी का
निम्निष्ट जनक वृक्ष कहलाता है। ग्राफ जी के जनक वृक्ष टी का भार टी में उपस्थित सभी कोरों के भारों के योगफल के बराबर होता है। तो ये विद्यार्थियों, आज का व्याख्यान यहीं पर हम समाप्त करते हैं। इससे आगे चर्चा अगले व्याख्यान में करेंगे, जिसमें हम निम्निष्ट जनक वृक्ष ज्ञात करने की विधियाँ और उससे संबंधित कुछ प्रमेय और उदाहरणों से आप परिचित करवाएंगे। धन्यवाद।